दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 18 मार्च को हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम यानी कि वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी पेपर का सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा जो एनुअल एग्ज़ाम 2026 क्लास 9th का दिया रहेगा। तो विषय कोड इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पेपर में विषय कोड लिख लेना है, उनके बाद कुछ निर्देश पढ़ना है। तो समय आप लोग को 3 घंटा का और 15 मिनट का मिलने वाला है। और यहाँ पे आप सभी का अंक जो रहेगा वह 15, यहाँ पे 100 नंबर का अंक रहने वाला है। उनके बाद आप सभी को यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, 18 जनवरी 1908 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आप सभी को टिक मार के रंग देना है। उनके बाद नेक्स्ट में चलना है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, उनका जन्म किस जिला में हुआ था। तो किस जिला में हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा पूर्णिया जिला में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, गांव और शहर से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्राम शीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है। तो कौन लेखक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, बी नंबर, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु का ही ये सब इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर में। तो 5 नंबर में देखिए प्रश्न संख्या दिया गया है, उनका जन्म मतलब सुधांशु जन्म का, ठीक ना। तो उपन्यास का नाम क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा भारतुत्री प्रेम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न संख्या देखते हुए चलिए, ठीक ना। चलिए तो प्रश्न संख्या 6 नंबर में, सुधांशु मतलब उन्हीं अपना उपन्यास कब लिखा, सुधांशु जी का, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर आ जाएगा 1926 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, तो उनकी 2 कहानी गुलाब की कलियां और शतरंज कब प्रकाशित हुआ। तो कब प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा 1928 से 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8 नंबर में, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में डैश किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, MA किया था। क्या किया था, MA किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, तो वे कब से राजनीतिक में गहरी रुचि लेने लगे थे। वे कब से मतलब सुधांशु जी के जो थे वही, वह कब से राजनीतिक में गहरी रुचि लेने लगे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर 9 का ए नंबर आ जाएगा, छात्र से ही रहने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कैसी भागीदारी निभाई। आज़ादी के दौरान उसने कैसी भागीदारी निभाई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा, सक्रिय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में, फिर देखिए, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज आपको VVI ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक ना। तो पनीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। तो पनीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था वह 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो भी छात्र 18 मार्च को एग्ज़ाम देने वाले हैं एनुअल पेपर का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए आप लोग अंत तक। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, उनका जन्म किस जिला में हुआ था। किसका जन्म, पनीश्वर नाथ रेणु का, जान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या, अररिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अररिया में उसका जन्म हुआ था पनीश्वर नाथ रेणु जी का, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, उनका जन्म मतलब किनका जन्म, परेश्वर नाथ रेणु जी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो कौन सा गांव में हुआ था, तो ओराही हिंगना गांव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए फटाफट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, परेश्वर नाथ रेणु प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो इसका जो शिक्षा हुई थी ये गडबोनली और सिमरवनी अररिया, इनमें से सभी से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए
प्रश्न संख्या 5 नंबर में देखिए, लाल पान की बेगम पाठ के रचिता कौन है? तो लाल पाल की बेगम के पाठ के रचिता जो है ये पनीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक ना। यही से संबंधित ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। सब चैप्टर वाइज से ले लेके आप लोग को VVI ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उनकी मध्यका शिक्षा नेपाल में के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई थी? उनकी मतलब क्या, परेश्वर नाथ रेणु जी की तो विराटनगर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? विराटनगर से हुई थी। तो ऑप्शन ए को टिक मारना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी? तो किस वर्ष निभाई थी? तो 1942 ईस्वी में, ठीक ना। 1942 में निभाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 नंबर में देखिए, तो किस वर्ष नेपाल जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों के मुक्त के लिए यहाँ पे क्या मिला था? रेणु जी की यहाँ पे सक्रिय मिला था, ठीक ना। तो इस प्रकार से किस प्रकार से मिला था? तो यहाँ पे 1950 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष रहे? तो किसके जीवन में रहे? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शोधन के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर में, सत्ता के दमन चक्र के विरोधों में उन्होंने किसकी उपाधि को त्याग कर दिया गया था? तो किसकी उपाधि को त्याग कर दिया गया था वह सत्ता के दमन चक्र में आके? तो पद्मश्री का कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 नंबर में, पनीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1997 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तो 1997 ईस्वी में हुआ था पनीश्वर नाथ रेणु जी का मृत्यु, याद रखिएगा, कल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन थी? मतलब परेश्वर नाथ रेणु जी जो थे उनके प्रमुख कृतियाँ कौन कौन थी? तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो मेला अंचल भी था और प्रतिकथा भी और दीर्घिता भी था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, पनीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास कौन सी है? तो उपन्यास जो थी इनकी कौन कौन सी थी? इनमें से सभी उपन्यास थी। डुमरी थी, अनिखोर थी, आदिम रात्रि का महक था, इनमें से सभी था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 14 नंबर में देख लीजिए, तो 1 मिनट। 14 नंबर में, तो उनकी कहानी कौन सी है? तो उनकी जो कहानी है इनमें से सभी है। गंजन धन जल है और वन तुलसी गंध है, सस्तुत अस्तुत पूर्व उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग को डी नंबर राइट आंसर मारना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 नंबर में, रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? 1954 में जो उसका उपन्यास हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो मेला अंचल के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर में, परेश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बड़बाबा किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र की छप चुकी थी? तो किस वर्ष छप चुकी थी? तो 1936 ईस्वी में छप चुकी थी। तो 1936 ईस्वी में आप लोग को टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ चला गया? तो कहाँ चले गए थे? तो ग्रामोत्थान की ओर चले गए थे, ग्रामोत्थान। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए फटाफट करते चलिए, प्रश्न संख्या 18 नंबर में, लाल पान की बेगम एक ऐसी कहानी है जो कैसा है? तो अनचालिक है। क्या है? अनचालिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के, एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जो भी ये एनुअल एग्जाम देना अनिवार्य रहता है, ठीक है ना। आप लोग को ये एनुअल एग्जाम एक टेस्ट मान लीजिए है, ठीक है ना। टेस्ट देना अनिवार्य रहता है, तो आप लोग जाके और आराम से दीजिए, ठीक है ना। इससे पता चलेगा हम बिहार बोर्ड में इसी प्रकार से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद की है? तो लालपान है, ये हमारी मनपसंद की लालपान की बेगम है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, लालपान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? तो कौन सी परिवेश की कहानी है? तो ग्रामीण की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को इतना ही ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आप सभी को कल जो एग्ज़ाम दीजिएगा 18 मार्च में, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो अभी की इस क्लास में इतना ही।
आप सभी को इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है, जो कल एग्ज़ाम देंगे 18 मार्च में, उनके पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी ये सब चैप्टर बाय चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है ये क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अंत तक देखिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो आप लोग को जल्द से जल्द मिलता रहे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।